हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो इज अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम्स 2024। ठीक है, ये 2024 है। अब क्रिटिकल रीजनिंग में ना बहुत क्रिटिकलिटी आती है। बहुत सारे लोगों का डाउट था मैम क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कोई चीज बता दीजिए। हालांकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, बट इस बार मैंने सोचा कि विद सम एग्जांपल्स मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये मुझसे कैसे बन पा रहा है और आपसे भी कैसे बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही मामूली चीज है, किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है, क्या क्या चीजें हमें करनी रहेंगी, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। कई सारे जो बेसिक डाउट्स होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से करें, कैसे करें, छोड़ सकते हैं क्या, और इसका क्या वेटेज होता है, इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं और आपकी सारी जो उलझने हैं उन सबका आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, अभी 24 मार्च को 3 बजे अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस, आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो ना केवल आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे, लाइव टेस्ट के दौरान आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाओगे, लोगों में अपनी रैंकिंग भी देख पाओगे, प्लस जो सबसे बड़ा फायदा है वो है स्कॉलरशिप। यहाँ पे 1 से 5 रैंक वालों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 6 से 25 रैंक वालों को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, 26 से 100 रैंक्स वालों को आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और 101 से 500 वाले रैंक होल्डर्स को भी 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर आप स्कॉलरशिप ले पाए और वहां पे उन टीचर्स से पढ़ पाए तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेड सोर्सेज से बिना पैसे लगाए या थोड़े बहुत पैसे लगाए आप वो दे पाएंगे। ठीक है, आप पढ़ पाएंगे। प्लस इसकी एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस रहेंगे। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल का एग्जामिनेशन होगा और 45 मिनट आपको मिलेंगे, बट हर क्वेश्चन के पर्टिकुलर सेकंड्स मिलेंगे। आप वहां पे लाइव कॉम्पीट करेंगे, चीटिंग अलाउड नहीं है और आप कर ही नहीं पाएंगे, इतना कम टाइम मिलता है। वहां पे जाके अपने आपको टेस्ट कीजिए। मैंने तो एनरोल कर लिया है, मैं क्योंकि चेक करना चाहती हूँ कि भाई आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में कौन सा लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम दिए अरसों हो गए तो हमें भी पता रहना चाहिए कि किस लेवल के एग्जाम्स किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, जिससे कि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तो आप भी जाके एनरोल कर लो। मिलते हैं उस दिन टेस्ट में 24 मार्च 3 बजे दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन के बेसिस पे पहले हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्या सोर्सेज हैं तैयारी के। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, मैनी बिजनेस ऑफिसेज आर लोकेटेड इन बिल्डिंग्स हैविंग 2 to 8 फ्लोर्स। सिंपल सा है, 2 से 8 फ्लोर्स हैं और वहां पे इतने इतने फ्लोर्स हैं बिल्डिंग्स में। ठीक है, मैनी बोला है, ऑल नहीं बोला है। देखो हर एक चीज को ध्यान से समझना, एक्सट्रीमिज्म नहीं जाना है। जितना क्वेश्चन में लिखा है वही सच मानना है, चाहे कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो मैनी बिजनेस ऑफिसेज आर लोकेटेड इन बिल्डिंग्स हैविंग 2 to 8 फ्लोर्स। इफ अ बिल्डिंग हैज मोर देन 3 फ्लोर्स, अगर किसी बिल्डिंग में 3 से ज्यादा फ्लोर्स हैं तो उसमें लिफ्ट होगी। इट हैज अ लिफ्ट होगी। ठीक है, इफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच ऑफ दी फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो अभी हमें मस्ट बी पे काम करना है, कैन बी पे काम नहीं करना है। कैन बी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें से मस्ट बी कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो, बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। और लेट मी टेल यू, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा टफ लेवल का लेंगे हम। इजी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ जा पाए। ठीक है, ऐसा ना लगे आपको कि ये क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो पहला है आपका स्टेटमेंट, सेकेंड फ्लोर्स जो जिसमें 2 फ्लोर्स हैं डू नॉट हैव लिफ्ट्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जितना स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उतने को ही सच मानना है। आप कभी भी उससे कुछ एक्स्ट्रा सच नहीं मानोगे। अगर उसमें बोला है कि बिल्ली के बच्चे कुत्ते हैं तो आपको सच मानना है। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, क्योंकि उसमें जो बोला है आपको वही सच मानना है। आपको बोल रहे हैं कि रेन हो रही है और रेन में प्लास्टिक ऊपर से गिर रही है तो आपको सच मानना है। ठीक है, जितना लिखा है सिर्फ उतने को हम सच मानेंगे और कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जिसमें 3 फ्लोर से ज्यादा फ्लोर्स होंगे, मतलब 4 फ्लोर्स और अबव जितने होंगे उसी में लिफ्ट होगी।
इसका मतलब ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2 फ्लोर्स वाले में लिफ्ट नहीं होगी, तो ये वाला हमारा मस्ट बी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, कैन बी ट्रू बिल्कुल हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ है कि 3 से अबव वालों में लिफ्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, 7 फ्लोर्स हैव लिफ्ट्स, जिस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं उसके पास लिफ्ट है, बिल्कुल लिफ्ट है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था कि 3 फ्लोर से ज्यादा, मतलब 4 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग, 5 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग, 6 फ्लोर्स वाली, 7 फ्लोर्स और 8 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग में आपके पास लिफ्ट होगी। होगी मतलब होगी, हमें जो बोला है हमें वो सच मानना है, तो 7 फ्लोर्स वाले में लिफ्ट होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही चला जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से उलझाया जा सकता है। ओनली फ्लोर्स अबव द थर्ड फ्लोर्स हैव लिफ्ट, ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड यूज कर लिया गया। हमें क्वेश्चन में क्या एक्सट्रीम वर्ड यूज करा गया है, ओनली बोला गया है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आई ना, यहाँ पे हमें बोला है कि 3 से ज्यादा फ्लोर्स वाले में लिफ्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से कम वालों में लिफ्ट नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 से ज्यादा वालों में होगी, तो ये हमें अजम्पशन नहीं होल्ड करना है, जितना बोला है उतना ही हम मानेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल फ्लोर्स में बी रीच्ड बाय लिफ्ट्स, अब ये तो बात है ही नहीं ना, जिसमें 2 फ्लोर्स हैं, हो सकता है वहां लिफ्ट नहीं है, तो लिफ्ट नहीं होगी तो हम लिफ्ट से पहुंचेंगे कैसे, तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा स्टेटमेंट 2 सही चला जाएगा। क्यों सही चला जाएगा, आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या कुछ नया पढ़ना पड़ा, हमें 2-3 चीजें पता लगानी पड़ी कि देखो जो लिखा रहता है हमें सिर्फ उतना सच मानना है, उसके अलावा हम किसी भी चीज को अज्यूम नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसी एक चीज को समझ में आया, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई इसमें कि ये था, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी कंसेप्ट था इसमें नहीं था, सिर्फ रीडिंग का कमाल था, हमें रीडिंग आती है, नॉर्मल रीडिंग से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन इजी लेवल का था इसलिए नॉर्मल रीडिंग से सॉल्व हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्लर्क मेंस में दिख सकते हैं, लेकिन पीओ मेंस में कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, पीओ मेंस में आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आप अगर क्लर्क मेंस तक की प्रेपरेशन कर रहे हो तो नॉर्मल रीडिंग वुड सफाइस, अगर आपकी नॉर्मल रीडिंग है, अच्छी है, तो सफाइस हो जाएगा। लेकिन उससे बड़े एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, और क्रिटिकल रीजनिंग तो हर मेंस एग्जाम में आता है, तो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी पड़ेगी। एंड द बेस्ट थिंग विच आई ऑलवेज रेकमेंड इज एडिटोरियल रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग आप पूरा मत करो, सिर्फ 2-3 एडिटोरियल्स डेली के पढ़ लोगे ना, आई एम लाइक गिविंग यू अ गारंटी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत उम्दा हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, आप आराम से क्वेश्चन समझोगे। अब देखो, इसके बाद वाले क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके बजरबट्टू हिलेंगे। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट क्वेश्चन इज टफ, क्वेश्चन इज मॉडरेट, लेकिन उसको इतना बड़ा बनाया है क्वेश्चन। आपको देखा होगा लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, तो उनको पढ़ते पढ़ते हम ऊपर के फैक्ट्स भूलते चले जाते हैं और हम खुद ही में कंफ्यूज होकर उसको हटा देते हैं या फिर गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो दैट आई एम टेलिंग यू, अगर आप रीडिंग अच्छी कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लेते हो डेली, कि आप थोड़ा बहुत 2-3 एडिटोरियल्स भी पढ़ते हो, तो आई एम टेलिंग यू आप क्रिटिकल रीजनिंग आराम से कर ले जाओगे और कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ 2-3 बेसिक्स पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, between 1960 and 1970, ivory poachers in the African nation of Zimbabwe killed over 6,500 elephants. ठीक है, 1960-1970 के बीच में इस पर्टिकुलर नेशन में 6500 एलिफेंट्स मरे, और पोचर्स ने मारे ऑब्वियसली। During that period, the total elephant population in Zimbabwe fell from 35,000 to just under 30,000, मतलब 35,000 से कम होके 30,000 पॉपुलेशन पहुंच गई एलिफेंट्स की। जिम्बाब्वे in 1970 new anti-poaching measures were implemented in Zimbabwe, and between 1970 and 1980 over 800 poachers were arrested and expelled from the country. बोल रहे हैं कि 1970-80 के बीच में 800 पोचर्स को बाहर निकाल दिया, अरेस्ट करके कंट्री के बाहर भेज दिया, क्योंकि नए एंटी पोचिंग मेजर्स अप्लाई किए गए। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, नेवरदलेस बाय 1980 अब 1980 तक आते आते एलिफेंट पॉपुलेशन फिर भी 21,000 तक गिर गई, मतलब 30,000 थी, 21,000, 7,000 और कम हो गई, 9,000 और कम हो गई।
Which of the following if true would best help to explain the apparent paradox presented above? अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने आपको बताई इसको कौन स्ट्रेंथन करेगा, ऐसा आप स्टेटमेंट मुझे दे दो। या तो वीकन का पूछेंगे या स्ट्रेंथन का पूछेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन का बोला है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इतने सारे पोचर्स को हमने पकड़ लिया, बाहर भेज दिया, इतने सारा मेजर्स लगा लिए, फिर भी 9,000 और कम हो गई पॉपुलेशन। तो ऐसा क्या हुआ होगा? पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। आप पॉज करके मुझे आंसर कर सकते हो, आपकी अगर चेक हो जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे। द पोचर्स अरेस्टेड इन जिम्बाब्वे बिटवीन 1970 and 1980 were rarely sentenced to long prison terms। अब यहाँ पे बोला है कि उसमें से बहुत कम को लॉन्ग प्रिजन पे भेजा होगा, बाकी सब छूट गए होंगे तो वो आके वापस कोचिंग करने लगे होंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि उनको पकड़ के एक्सपेल कर दिया, कंट्री से बाहर निकाल दिया। एक्सपेल मतलब कंट्री से बाहर निकालना। अब ये वर्ड मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता होगा, एडिटोरियल पढ़ोगे उसमें ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। एक्सपेल बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, बोलचाल में आ जाएगा और फिर आप उसको बार बार गूगल पे सर्च करके पढ़ते रहोगे ना तो आपके दिमाग में भी फिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाता है क्योंकि हमने बोला था कंट्री से बाहर निकाल दिया, तो चाहे वो प्रिजन में रहे चाहे ना रहे, बाहर जाके हमें कोई मतलब नहीं, कंट्री में तो आई नहीं ना वो, तो फिर वो कोचिंग कैसे करेंगे? पहला वाला कट। सेकेंड, because of highly publicized campaigns against the slaughter of elephants, demand for ivory fell between 1970 and 1980। क्योंकि इतनी ज्यादा कैंपेन्स हुई जिससे अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को पता चला कि अच्छा ये हमारी कंट्री में हो रहा है, तो स्लॉटर कम हो गया और आइवरी की डिमांड कम हो गई, इसलिए स्लॉटर भी कम हो गया होगा। अब भाई ये तो वीकन कर रहा है ना, ये स्टेटमेंट तब सही होता जब हमें बोला जाता कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो वीक कर रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन को। ये वीक कर रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि इन एंटी मेजर्स लेने के बाद अवेयरनेस बहुत जनरेट हुई पोचिंग के खिलाफ और उसकी वजह से आइवरी की डिमांड कम हो गई। तो डिमांड कम हुई तो इस हिसाब से तो पॉपुलेशन या तो स्टेगनेंट रहनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी। मोस्ट अच्छा केस यही होता कि बढ़ती, पॉपुलेशन घट गई, लेकिन तो हमें घटने का स्ट्रेंथन करने का एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, वीकन करने का नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरे पे बात करते हैं। द एलिफेंट पॉपुलेशन इन नेबरिंग मोम्बासा रोज स्लाइटली बिटवीन 1970 and 1980। यहाँ बोल रहे हैं कि पास में कोई नेशन है मोम्बासा करके, वहां पे एलिफेंट की पॉपुलेशन थोड़ी बहुत स्लाइटली इंक्रीज हुई। अब बताओ भाई इसका हमारे स्टेटमेंट से क्या मतलब? तो अगर हमसे बोला जाता कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ढूंढो जो न्यूट्रल रखे, ना सिचुएशन को किसी तरीके से इफेक्ट करे, ना उसको स्ट्रेंथन करे, ना वीकन करे, तो ऐसा स्टेटमेंट ये होता। क्योंकि हमें तो कोई मतलब नहीं है कि पास वाली कंट्री में क्या हुआ, हमें तो ये बताना है कि हमारी कंट्री में क्यों कम हो रही है पॉपुलेशन। तो जो न्यूट्रल स्टेटमेंट होगा वो ये होगा। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे स्ट्रेंथन वाला ढूंढना है, कैसे वीकन वाला ढूंढना है, समझ में आ रही है ना चीजें। फोर्थ पे चलते हैं। इन जिम्बाब्वे बिटवीन 1970 and 1980 thousands of acres of forest, the elephants natural habitat were cleared for farming। ये वाला हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। बोल रहे हैं कि इसी बीच जब एंटी पोचिंग मेजर्स चल रहे थे तब बहुत सारा एरिया जहां पे एलिफेंट्स रहा करते थे उसको क्लियर करके, उस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके उसको फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऑब्वियसली क्लियर करेंगे तो एलिफेंट्स का जहां पे आपका रहना है आपको वहीं से भगा दिया जाएगा, तो आप रहोगे कहाँ? धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है या लोग खुद मार देते हैं ताकि वो हमारे फार्मिंग एरियाज को खराब ना करे। तो ये वाला स्ट्रेंथन करेगा। समझ में आ गई ना कि स्ट्रेंथन कैसे कर रहा है? क्योंकि भाई वहां पे एरिया ही कम हो गया ना, जो हैबिटेट एरिया है उनका वही कम हो गया, तो वो रहेंगे कहाँ? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा चीजें कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इतना हैवी तो नहीं लगा ना, बहुत हैवी नहीं लगा क्योंकि मैंने बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि 10-12 क्वेश्चंस में से आपको 10-12 के 10-12 टिक लगाने, नहीं, आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चंस, 80% क्वेश्चंस टिक लगाने और 80% टिकेबल होते भी है। टिकेबल मतलब इजी होते हैं या इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट होते हैं।
मतलब वो करने योग्य होते हैं, आप उनको कर सकते हो अगर आपका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़िया लेवल की है तो। ठीक है, अब मैं आपको 2 सोर्सेज बता रही हूं जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब पहला सोर्स तो वही है जिसको बिल्कुल भी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं समझ में आती, मतलब जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी यहाँ पे तो भी उनको क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरा एक्सप्लेनेशन हुआ तब आपको चीजें भले समझ में आई हो, लेकिन उससे पहले नहीं समझ आ रहा था, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक लेवल पे है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्लासेस लेनी चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग की। अब क्रिटिकल रीजनिंग की मैंने पर्सनली कोई क्लास नहीं ली है क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी है, हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि कौन क्या अच्छा पढ़ाता है। तो अभी के टाइम पे मैंने काफी सारे लोगों से पूछा है तो उनको क्रिटिकल रीजनिंग के मामले में हर्षल अग्रवाल सर अच्छे लगे। उनका एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है या उनके न्यू वीडियोस भी आते रहते हैं मैराथन टाइप के, आप वो जाके चेक कर सकते हो। उसमें आप अपने बेसिक्स डेवलप कर सकते हो कि मतलब मेरी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो आप उस पे थोड़ा सा अपना बेसिक्स वाला डेवलप करके और फिर आपको दूसरे सोर्स को करना ही करना है। जो बाकी सब भी करेंगे आप भी करोगे, जिनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है वो भी करेंगे, और जिनकी बिल्कुल नहीं है वो थोड़ी सी क्लासेस लेने के बाद करेंगे। तो आपको क्या करना है, डेली के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। ठीक है, एडिटोरियल पढ़ने से क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के दिखाया 3-4 मिनट लगे, अगर मैं इसको पर्सनली कर रही होती तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती, क्योंकि मैं इतनी फास्ट रीडिंग करती हूँ। मुझे पता होता है कि कौन सा फैक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे 60 से 80, 60 से 70, 70 से 80 नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, जिम्बाब्वे नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, द नेम ऑफ द नेशन नॉट इम्पोर्टेंट। तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी जल्दी पढ़नी है, कौन सी स्किम कर लेनी है, कौन सी रीड करनी है, किस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ये आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग समथिंग। और रीडिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल विल गिव यू एडिशनल ग्लिम्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, क्या क्या हो रहा है, किस चीज में क्या हो रहा है, कुछ एडिशनल चीजें भी मिलेंगी। प्लस आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी बेटर कर सकते हो अगर आप एडिटोरियल रीडिंग करते हो, और इंग्लिश तो बेटर हो ही रहा है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एडिटोरियल रीडिंग के, आई विल नॉट गो इनटू दैट। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप या तो क्लासेस कर लो तो भी बढ़िया है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, क्लासेस करोगे तो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा बहुत फायदा होगा। अगर एडिटोरियल पढ़ोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग में, डिस्क्रिप्टिव में, इंग्लिश में, क्वेश्चन रीडिंग में, सब में फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही करना है कि डेली के 2 से 3 एडिटोरियल्स पढ़ो, और अगर पीओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो एक एडिटोरियल खुद से लिखने की भी कोशिश किया करो, उससे डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस होगी। हालांकि डिस्क्रिप्टिव पे आई ब्रिंग अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं आपको एक एक बारीक चीज बताऊंगी, बट फॉर नाउ यू शुड नो दिस। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे मैम मुझे समझ ही नहीं आता है, मुझे छोड़ना है इस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो भाई मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप छोड़ो इस सेक्शन को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपको स्कोरिंग दे सकता है, आप बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है रीजनिंग में। अगर आप रीजनिंग आजकल, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आप देख रहे हो किस तरीके से बहुत हैवी हो रहा है, अगर आप ऐसे ही चले जाते हो बाकी चीजें पढ़ के और बाकी सारी चीजें टफ आ जाएंगी तो आपको कौन बचाएगा भाई, कौन कट ऑफ क्लियर कराएगा, यही कराएगा, क्रिटिकल रीजनिंग कराएगा। और आप सोचो कि भाई अगर बहुत टफ आएगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है, बाकी लोग क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ के जा रहे हैं, तुम अकेले बचोगे, तुम ही फिर पीछे रह जाओगे। इसलिए छोड़ के नहीं जाना है, स्कोरिंग है, 80% स्कोर आप आराम से निकाल सकते हो। और अगर आप बोलोगे कि मैम मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो भी आप थोड़ी बहुत मेहनत करके 50% स्कोर लेके आ सकते हो इसमें। यस दैट्स ट्रू। ठीक है, इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो, मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे कैसे क्या चीजें हैं, कैसे क्या पढ़ना है। अब इसके बाद तुम्हें ही आखिर में देखो, मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, तुम बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया से समझो, पढ़ो, और कोई भी दिक्कत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो पूछ सकते हो, कोई और टॉपिक में दिक्कत है तो वो पूछ सकते हो और मुझे बताना और किस किस पे वीडियो में लेके आऊं। बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हें, आई सपोज दिस, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, विल मीट इन अनदर वीडियो, बट टिल देन पढ़ाई तो करते रहो, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर मोर सच कंटेंट।
गुड नाइट, सॉरी, गुड बाय, गुड बाय।